नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद, नमस्कार। साहब ये इंडिया अलायंस वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये हर बार जो है वो कोई ना कोई ऐसी लूज़ बॉल देते हैं कि वो बॉल इतनी ज़ोर से मारते हैं मोदी जी की वो स्टेडियम से ही बाहर हो जाती है और उसके बाद फिर खेल ही खत्म हो जाता है। अब लेटेस्ट उन्होंने जो है वो परिवार वाला दे दिया और वो भी लालू यादव ने और कोई नहीं मिला इनको देने के लिए। हाँ, तो अब की बार बॉलर बदल गया ना। इससे पहले तो राहुल गांधी थे। तो अब की बार जो है बॉलर नया था और वो भी बिल्कुल जिसने कभी इस तरह की पिच पे बैटिंग की नहीं, उसे पता नहीं है कि मोदी के सामने किस तरह से आया जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि इन्हें इंडिया अलायंस वालों को ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेना चाहिए जिनकी मानसिक दशा सही नहीं है। तो ये डिस्टर्ब में से हैं और ये भी इनकी भी हालत वही है जैसे कि नीतीश कुमार की है। ये क्या पिछली बार कहा था वो भी भूल जाते हैं, कहाँ कैसे बोलना है ये भी भूल जाते हैं। तो खड़गे खड़गे उसी श्रेणी में आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव उसी श्रेणी में है कि ये क्या कह दें कब क्या, इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये तो बीजेपी वाले हैं, मौका लपक लेते हैं। तो कल से ही हल्ला मचा दिया इन्होंने, परिवार परिवार लेके। लेकिन उपेंद्र सिंह रावत ने नहीं लिखा है देखिए कि मैं भी मोदी परिवार। वो पहले ही कह दिया होगा कि भाई तुम मत लिख लेना बिल्कुल भी, कभी तुम भी लिख दोगे मैं मोदी परिवार। उसके मुझे में नहीं लगता है दिखाई दे दर्शकों रहा। को और हो सकता है ध्यान ना हो उपेंद्र सिंह रावत का रेफरेंस। नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा है, उसने तो आज ये कह दिया कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी तब तक मैं कोई चुनाव नहीं नहीं, लड़ूंगा। उसका एक तो तरफ तो टिकट कह गया। रहा है कि उसकी जो वीडियो है वो डीप फेक है और दूसरी हाँ, तरफ वो कह यही रहा है तो कह रहा क्लीन है कि चिट है। डीप फेक है और इसमें जांच चल रही है। लेकिन उसका आज जो स्टेटमेंट आया है उसमें उसने ये कह दिया है कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, जांच एजेंसी जो भी कर रही है उसमें फोरेंसिक जांच जो भी हो रही है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इट मीन्स क्लियर है कि उसका टिकट तो अब गया, खतरे में है टिकट उसका। तो इंडिया अलायंस वालों की बात चल रही थी खैर हमारी। तो लालू प्रसाद यादव कब क्या कह दें वो नहीं है। देखिए संजय जी, मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि इस देश में हो क्या रहा है। आप पहले तो ये बताइए कि लालू मैं तो प्रसाद ये यादव जमानत पे कितने समय तक रहेगा, आप मुझे ये बताइए। लालू प्रसाद यादव मेडिकल बेल पे है और चुनाव प्रचार कर रहा है। आप ये बताइए ना, मेडिकल बेल की क्या ग्राउंड होती है, कितना? मतलब तो वो एक साल हो गया किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकल करा के। बेल कैंसिल करने की एप्लीकेशन लगाई हुई है सीबीआई ने हाँ, लगाई हुई है। और वो और बोर्ड पे नहीं कोर्ट आ रही है। कोर्ट कोर्ट ये कहती है कि आपको क्या जल्दी है। लास्ट वाली हियरिंग पे तो ये कहा था भाई आपको क्या जल्दी है, और वो मेरे ख्याल में पिछले साल अक्टूबर में हुई थी लास्ट उस पे सुनवाई। देखिए उस बात को भी 6 महीने होने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना वो बोर्ड पे आ ही नहीं रही है। तो तो अब ये जो मैं है वो जानना जिस चाहता हूं तरह ना से कि है ऐसा क्यों होता ये है। नहीं वो तो थोड़ा सीबीआई को देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो वकील का चेहरा चलता है। आप थोड़ा और बड़ा वकील लाइए इस बार तुषार मेहता जी को लगाइए कि ये साहब एसजी साहब आप चलिए। तुषार मेहता को तो सुनना पड़ता है उनको मजबूरी है। अब वो कोई एएसजी को ले गए होंगे उसकी नहीं सुनी होगी उन्होंने क्या जल्दी है ठीक है। हाँ, जज साहब तुषार तो जज मेहता का साहब तो है। मुझे पता नहीं कितना सुनते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का तो सुनना अब डीवाई चंद्रचूड़ ने बंद कर दिया है। देखिए कपिल सिब्बल और डीवाई चंद्रचूड़ ने तो जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और ये सब लोग जो हैं वो जो वायर पे अपना कपिल सिब्बल जो करते हैं उसमें सबकी पीड़ा तो आपको दिख ही जाती है। नहीं, आजकल सुप्रीम तो वो कोर्ट में मुझे लगता है कपिल सिब्बल तो ब्लैक लिस्टेड हो गया। अब डीवाई चंद्रचूड़ ने सोच लिया कि इस बंदे को तो अब मुझे किनारे कर देना है, बहुत चल गई इसकी। और अभिषेक मनु सिंघवी को तो कल आपको पता ही है क्या कहा है डीवाई चंद्रचूड़ ने। वो जो दिल्ली वाला मामला है, आम आदमी पार्टी वालों ने दफ्तर का जो जमीन कब्जाई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट की, तो उसको लेके कल उन्होंने कहा कि 15 जून तक खाली करो इसे। और अभिषेक मनु सिंघवी इनकी तरफ से केस लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी वालों की तरफ से। तो मजाक में कहा डीवाई चंद्रचूड़ ने, भाई सिंघवी जी आपको तो इस केस में अपियर ही नहीं होना चाहिए था, आप हमारे खिलाफ केस लड़ने आ गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो मामला है, आपने तो प्रैक्टिस की है यहाँ पे। तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाया अभिषेक मनु सिंघवी कि यार बताइए हाई कोर्ट की जमीन अलॉटेड है और 2017 से उसे खाली नहीं कर रहे, 5 साल हो गए इनसे कहते कहते, वहां पे दफ्तर बना लिया, फैमिली कोर्ट के लिए जमीन दी गई थी।
आम आदमी पार्टी वालों को कि साहब आपकी सरकार है, फैमिली कोर्ट बना दो। अब ये हाल है, तो अभिषेक मनु सिंघवी का भी मुझे लग रहा है कि अब मामला धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ है, और इनकी तो उल्टी गिनती वहां हिमाचल से शुरू हुई, बेचारे राज्यसभा में नहीं जा पाए। वो तो जो इनका जो वो है, वो पूरा का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस बीजे न्याय यात्रा का, वो तो है जारी। अब गुजरात पहुंचने वाली है 2-4 दिन में, और गुजरात के पार्टी अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ गए। हाँ, वहां तो कई कई लोग छोड़ गए, इनके एमपी एमएलए चले गए, कई लोग पहले ही लाइन लगी तो हुई है सीधे वहां। उन्होंने कहा कि भैया जो रामद्रोही है हम नहीं रहेंगे उसके साथ। अब बताओ आप ये किसको कैसे ये दूर करेंगे। ऊपर से जो इनके साथी हैं वो रोज अपना सेल्फ गोल करते रहते हैं। आज तमिलनाडु में कर लिया ए राजा ने। आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो भारत के राष्ट्र होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो पुरानी हाँ, वो अधिकारी थीसिस है, लेकिन उसको लेकर बोलते रहते हैं। राजा ने कुछ भी कह द्रविड़ दिया हो, नाडु लेकिन जो उनका था वो ए लेकिन राजा ये हुए, जो 2G ए राजा। हाँ, और ये लेकिन आप ये देख लीजिएगा, वो जो उदय निधि वाला मामला है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट देने वाली है डिसीजन, डीएमके वालों के खिलाफ। कल उसकी भी डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, वो जो सनातन धर्म इरेडिकेट करने वाली इनका वो था। डांट तो डांट पड़ी उसके ऊपर। अभिषेक मनु सिंघवी उसमें भी अपीयर हुए थे इनकी तरफ से। तो उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है, हमारे खिलाफ 5 स्टेट में मुकदमे हो गए उस बयान को लेके। यूपी में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया है, महाराष्ट्र में हो गया है, बिहार में हो गया है, कर्नाटक में हो गया है, 5 जगह है। तो आप सारे मुकदमे क्लब करवा दो, जैसे अर्नब गोस्वामी और नुपुर शर्मा वाले सारे क्लब हुए थे, अमिश देवगन वगैरह के। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो तो हम क्लब करवा देंगे, हम कहाँ कहाँ हाई कोर्ट में घूमते फिरेंगे तुम्हारे चक्कर में। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर हमें हाई कोर्ट अगर हर जगह अलग अलग अपीयर होना पड़ा तो हमें तो सजा होने से पहले सजा हो जाएगी, मनु सिंघवी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देते क्यों हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों हो? आप कोई लेमैन हो? आप एक पार्टी के नेता हैं, आप नहीं मिनिस्टर नहीं, हैं वो स्टेट उन्होंने कहा के। था आप लेमैन नहीं हो, आप मिनिस्टर हो। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लेमैन थोड़े ही हो। सही तो बात है कि आप मिनिस्टर हो, लेमैन की तरह बोलते क्यों हो? क्योंकि वह बाकी जिनके लिए नाम किया था भाई, तो उसमें से 2 तो पत्रकार थे। पत्रकारों हाँ, का तो काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना बोलना थोड़ा बहुत। बोलना और माफी मांगना, पत्रकारों को तो नोटिस अब वोटिस अब आते रहते हैं। अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी से ये तुलना कैसे कर सकते हैं। वो अभिषेक और मनु सिंघवी ने नूपुर वहां कहा है ना कोर्ट में, वो बोला है। तो तो मैं कह रहा हूं कि एक ये उसमें जो जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया मुझे लगा है, जैसे कि 370 वाला मामला शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें शुरू से ही लगने लगा था कि फैसला फेवर में आना है सरकार के। तो उसमें भी मुझे लगता है कि उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी पड़ेगी, कहेगी कोर्ट। 15 मार्च की डेट लगी है उसमें अब, कि माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है माफी मांगनी पड़ेगी उसको, अनकंडीशनल। मांगनी में चाहिए। इन लोगों ने अति कर रखी है, जैसी मर्जी आती है वैसे बोलते रहते हैं बेचारे। उत्तर भारतीय जो हैं उनको तो समस्या हो जाती है। अब देखो आप, उत्तर भारतीय हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य कितना बोलते बोलते उसको पार्टी छोड़नी पड़ गई। बिल्कुल, पार्टी छोड़नी पड़ गई। वहां वो मिनिस्टर हटाया उन्होंने, यादव, बिहार वाला हटाना हाँ, पड़ा उन्हें। बिहार वाला मंत्री भी हटा। तो हाँ, लेकिन दक्षिण भारत में खासतौर से ये द्रविड़ियन जो है ये बोलते रहते हैं। प्लस आप ये देखो कि आप जो कर्नाटका की सरकार है उसका भी हाल देख लो आप। ये जो जहां जहां स्थान जो है, जहां पर जब मोदी बोलते हैं कि 370, तो 370 में टारगेट है। टारगेट में तमिलनाडु से भी 15-20 सीट का टारगेट है, इंटरनल जो मुझे पता चला है। तमिलनाडु को हमारे लेके आपने वो नया देखा है, एक जो इंडिया टीवी का और सीएनएक्स का वो आया है ओपिनियन पोल। 5 सीटें दी है बीजेपी को, 4 5 सीटें सीटें दी दी हैं। हैं एआईएडीएमके को, 6 करेक्ट। सीटें दी हैं कांग्रेस को, और 20 सीटें दी हैं डीएमके को, और 5 अदर्स को दी हैं। ये आया है, बीजेपी की 5 सीट आ रही हैं। सेकंड नंबर की पार्टी बन रही है। अगर कांग्रेस की एक आध सीट कम हो गई तो सेकंड नंबर की पार्टी बन जाएगी बीजेपी तमिलनाडु में। तो उनका तमिलनाडु टारगेट है, तो तमिलनाडु में वो ए राजा खड़ा होकर इस तरह की बात कर देता है। उनका टारगेट कर्नाटका को स्वीप करने का है, तो कर्नाटका में वो पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते हैं। जिंदाबाद के नारे लग और जाते फिर हैं। वो पंचर वाला जुबैर जो है वो उसको डिफेंड भी करता आपने तो जुबैर को पेल दिया उस पे, आज मैं देख रहा था आपका ट्वीट है। पंचर वाला को। पंचर वाले जुबैर से तो हमारी अच्छी वो पुरानी जान पहचान है ना। वो मुझको टारगेट करता रहता है बीच बीच में।
अच्छा। वो इसलिए कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। हाँ, तो तो अब आपको वहाँ ब्लॉक पे नहीं किया पंचर उसने? वाला जुबैर से भी ज़्यादा समस्या ये है कि प्रियंक हुँ, खड़गे जो थे, वो हुँ, उसमें कूद के आ गए और हुँ, प्रियंक खड़गे ने पूरी तरह से पंचर वाले जुबैर वाला जो नैरेटिव था वही चलाया। हुँ, और ये पंचर वाला जुबैर जो है जहाँ भी पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखा जाता है ना, उसको डिफेंड करने आ जाता है। कभी कह देता है साहब हाजी साहब ज़िंदाबाद बोल रहा था वो, पाकिस्तान हुँ। ज़िंदाबाद नहीं बोल रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि साहब वो नसीर साहब ज़िंदाबाद बोल रहा था, पाकिस्तान ज़िंदाबाद नहीं बोल रहा। उसको पता नहीं कैसे कोई दूसरों के नाम सुनाई पड़ जाते हैं, जबकि बोलते वो सीधे-सीधे पाकिस्तान हाँ, ज़िंदाबाद है। और वो ये भी नहीं बताता कि उसके पास ऐसा टूल क्या है, जिससे वो ये सब चीज़ें जान लेता है। क्या वो फोरेंसिक एक्सपर्ट है? क्या उसके पास लैब है? क्या है उसके पास कि जो वो फैक्ट चेक इतनी जल्दी कर लेता है? ये तो हाल जो है इन लोगों का है जो चुनाव लड़ रहे हैं। ऊपर से बंगाल में देख लीजिए आप, संदेश खाली मामले में अभी भी पता चला है कि वो सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दी है कोर्ट ने। तो अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ममता दीदी के लिए। ममता दीदी के लिए तो मुश्किल हो ही रही है। वो जज साहब भी बता रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो। ज्वाइन कर लिया उन्होंने? कर लिया ज्वाइन। अनाउंस कर दिया कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो तो कल उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था कि मैं अपना वो तय करूँगा और वो लगातार जुड़े हुए थे उससे। ब देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में तो माहौल दीक्षित जी बिल्कुल अलग ही रिपोर्ट आ रही है। वहाँ तो पश्चिम उल्टा हो रहा बंगाल है अब की बार मामला। मैं आपको बताता हूँ। देखिए पश्चिम बंगाल के साथ जो होता था वो दूसरी जगहों से हुँ, उलट होता था। हुँ, पश्च बाकी स्थानों पर ये बीजेपी जो है वो सवर्ण प्लस ओबीसी की पार्टी मानी जाती थी। हुँ, वहाँ पे उल्टा है, वहाँ सवर्ण क्लास जो है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ था। वहाँ पे ये दलित और ओबीसी वर्ग की पार्टी थी पूरी तरह से। अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जो सवर्ण क्लास है वो भी इनमें जुड़ रहा है। अब उसके लिए आप चाहे शुभेंदु अधिकारी को आप दे दें या और कुछ दे दें, जो ये अभिजीत गंगोपाध्याय जो जज साहब थे, हुँ। इनका जुड़ना जो है वो सीधे-सीधे जो भद्रलोक जहाँ वो जिसको बोलते हैं, उस हाँ, भद्रलोक इंटेलेक्चुअल्स। का हुँ, भद्रलोक का ममता से अलगाव होना दिखाता है कि अब जो बिल्कुल। भद्रलोक है उस वो भी ममता को छोड़ रहा है। तो यदि भद्रलोक भी चला गया और जो छोटो लोग बोलते थे जिसको, वो छोटो लोग तो पहले से ही उनसे अलग थे। तो छोटो लोग, भद्रलोक दोनों मिल गए तब तो फिर ममता के अगेंस्ट में स्वीप हो जाएगा। हाँ, और वो अमित शाह ने वो मतवा बिरादरी वाला मामला चलाया ही हुआ है। उनको इन्होंने वो कर ही लिया है अपनी तरफ पहले से ही। वो तो इन्होंने कह दिया वो सीएए कर हुँ, देंगे और सीएए हाँ। किसी भी दिन लेकिन सीए नोटिफ़िकेशन आ सकता है। सीए में अभी टाइम लग रहा है संजय जी। क्या सीए जो है वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 दिन पहले ही होगा क्या लागू? और लगता है कोई आपस में मिली-जुली घटना है और हैं? क्या। मतलब ये तो कह देखिए, रहे थे कि भई मैं इंटरव्यू आपको में कहा। बताऊँ, हाँ, नहीं वो पता तो सरकार को चल ही जाता है। सरकार को इसलिए हुँ। चल जाता है कि वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो होम मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन से हाँ, वो बनता तो है। है। बिल्कुल है। क्योंकि होम मिनिस्ट्री को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको देती हैं, हाँ, जिसको वो तो वो पता ही होगा। कहते हैं कि हाँ, तो सीएपीएफ वो तो जिसको बोलते डेट्स हैं, वगैरह भी सेंट्रल होम आर्म्ड पुलिस मिनिस्ट्री फोर्स। वेरीफाई करती होगी कि हाँ, ये हाँ, ठीक है, तो इतने वो राउंड पूरा रखो का वो पूरा सारे। उनके कंसल्टेशन से बनता है, तो उनको तो पता ही रहता है। सबसे पहले तो हुँ, अमित शाह जी को ही पता चलेगा कि भई ये कब करने जा रहे हैं। जब वो फाइनल ओके देंगे, हाँ, तब तभी इलेक्शन सीए आ कमीशन प्रेस जाएगा। कॉन्फ्रेंस करेगा। हुँ। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि साहब उससे पहले कर देंगे। अच्छा, उनको कुछ पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से थोड़ा लेट होंगे चुनाव। क्या लग रहा है आपको? मेरी जो जानकारी है, जो मुझको पता चला है, वो ये है कि हुँ, ये पिछली बार 9 मार्च को इन्होंने अनाउंस किया था। हाँ। तो इस बार शायद 12-13 हो जाएगी। हाँ, कोई कह रहा था कि 14 मार्च को करेंगे 14 कि की भी बात सुनी जा रही है, लेकिन हाँ, 9 को हाँ। तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 9 को तो तो संभव नहीं है। आज आज हम 5 में तो हम बात ही कर रहे हैं। बिल्कुल, आज 5 हो गई। हाँ, तो मुझे लगता है कि फिर तो अब हो सकता है कि 3-4 दिन राउंड भी पीछे हो जाएँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड उनकी भी शायद 3-3 4-4 दिन आगे खिसक जाएँ। वो भी हो सकता है। तो हाँ। डिपेंड करेगा ना आपको कितनी आपने उनको सीएपीएफ दी है, क्योंकि वो हुँ, पूरा उनका मूवमेंट चार्ट बनता है देखिए। हाँ। वो बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है। ये आर्म्ड फोर्सेस को, ये आपकी जो है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को
मूव कराने की बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है होम मिनिस्ट्री के साथ में। और होम मिनिस्ट्री के साथ में बैठ के ये देखते हैं कि भाई कितनी कंपनी कौन सी कहाँ जाएगी, वो एक राउंड खत्म होने पे कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाँ, सही उसके बात है। साथ में और किसको साथ में वहां मूव तक पहुंच भी कराएंगे, पाएगी, वहां अपना सेटलमेंट कर भी वो पाएगी पूरा समय से उसकी पहुंच के। लॉजिस्टिक्स वर्कआउट करेंगे, असम वाली क्या मणिपुर जाएगी, मणिपुर वाली कहाँ जाएगी, ये सारा मैप आउट होता है, बहुत डिटेल में मैप आउट होता है। तो इसलिए वो जो है वो एक्सरसाइज होम मिनिस्ट्री को तो पता ही होती है, बिना होम हाँ, मिनिस्ट्री बिल्कुल। के तो चुनाव हो ही नहीं सकते। नहीं तो आपको लग रहा है सीए का अनाउंसमेंट होगा पहले? अब वो कम से कम 10 बार तो बोल चुके होम मिनिस्टर, हाँ, और ये तो ले आओ। हैवी टारगेटेड मेनली इस मथुरा राजवंशी जो हाँ, कम्युनिटी इसका है, तो मेन जो है पश्चिम बंगाल ही है, मेन फोकस इसका ये तो। शांतनु ठाकुर ने तो सबसे पहले बोला था ये। शांतनु हम्म। ठाकुर जो है वो यहाँ के राणा घाट के हैं शायद वो सांसद। ये जो पश्चिम बंगाल के देखिए, ये जो पूरा जो एरिया है, बनगांव, रानाघाट और उसके साथ में बैरकपुर, फिर आपका बारासात, बसीरहाट, बसीरहाट। ये जो 5-6 जो है नॉर्थ 24 परगना के ये जो जिले हैं, ये पूरे के पूरे मथुआ से अफेक्टेड है। फिर उसके बाद फिर दक्षिण परगना के भी जो है वो जयपुर, मथुरा नगर, डायमंड हार्बर, यहाँ पे भी जो है वो मथुआ की ठीक ठाक संख्या है। तो दक्षिण 24 परगना की जो ये मैंने लास्ट की 3 दी, तो ये तो तृणमूल के पूरे पूरे गढ़ हैं। लेकिन जो संदेश ऊपर खली भी वाले तो जो मैंने बसीरहाट आपको में आता बताया है। जो संदेश संदेश खली खली तो बसीरहाट में ही तो है। बशीरहाट में आता है, बशीरहाट में आता है। तो लेकिन वो एक और पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर ही रहे हैं। महुआ मित्रा को भी ईडी का नोटिस गया है और वो हीरा नंदानी से भी पूछताछ हो चुकी है एक राउंड की। आज तो खबर ये भी आई है। देखिए, महुआ मोइत्रा के खिलाफ तो प्रोसिक्यूशन भी होगा। मुझे लगता नहीं कल कि इस बार टिकट कल होगा वो भी महुआ निर्णय मित्रा आ का। गया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई ये रिश्वत लेके आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। हाँ, वो आ ही गया, जेएमएम वाले में डिसीजन आ ही गया है। बिल्कुल सही बात है। महुआ मित्रा का मुझे लगता है कि कैरियर खत्म है साहब, फुल स्टॉप है। टिकट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके मन में भी ये डाउट रहेगा अगर टिकट भी दिया जो तो इसकी सांसद ही जा सकती है, तो इसे टिकट क्यों दे। मुझे लगता है टिकट भी कटेगा, नहीं देगी ममता बनर्जी टिकट इस बार। और शाहजहां शेख जो है वो अब सीबीआई की कस्टडी में चला जाएगा, तो अब वो जो है वो गाना गाएगा। अभी तक तो वो प्रिविलेज्ड था, बिल्कुल उसको तो वीआईपी की तरह रखा जा रहा था। हाँ। लेकिन ममता बनर्जी का भी मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या इसका लॉन्ग टर्म वो है, कैसे ये लंबे समय तक इस तरह से चला सकती है। केवल गुंडागर्दी की बल पे तो भाई बड़े-बड़े डिक्टेटर भी नहीं चला पाए। नहीं, ऐसा है ना संजय जी, 2-3 टर्म तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आप यूपी में देखो ना, आप एक बार मुलायम सिंह, एक बार मायावती, फिर एक बार अखिलेश यादव, तो 2-3 टर्म में 10-15 साल में लोगों को क्लियर हो जाती हैं सारी चीजें कि भैया किसके किसके आने पे क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहती है। तो शुरू शुरू में जोश जोश में तो 1-2 बार ममता निकल गई, ऐसे निकल गई, तीसरी बार भी निकल गई फिर, क्योंकि सामने अपोनेंट बड़े वीक थे। पिछली बार बीजेपी वालों ने तो आखिर में ही जोर लगाया था ना पिछली बार, ये जब शुभेंदु वगैरह इधर आए। शुभेंदु तो चुनाव से 4 महीने पहले ही अंदर आया था बीजेपी में। ओ, लेकिन अब की बार तो जितने सर्वे वगैरह आ रहे हैं उसमें तो बता रहे हैं कि अगली बार शायद विधानसभा में भी उलटफेर होने वाला है। तो समय लगता है, लोग समझ जाते हैं, वोटर को चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, लालू भी एक ज़माने में इनविंसिबल माने जाते थे। 15 हाँ, साल उन्होंने एक छत्र राज्य किया बिल्कुल। और 1990 के बाद से लेके और सारा कुछ होते हुए भी, जिसमें वो गिरफ्तार भी हो गए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया और उनको आप देखिए कि 2005 लग गया उनको हटते-हटते। बस वो राबड़ी देवी वाला डाउनफॉल था, उसके बाद खत्म थी कहानी। वो लास्ट है, लोग समझ गए कि भाई इनकी कहानी क्या है।
तो ये समस्या तो है उनके पास। तो अब आगे हम बात करते हैं जो 370 का जो टारगेट है, वो 370 का टारगेट बड़ी ज़ोर-शोर से हो रहा है और पूरे मीडिया का नैरेटिव बदल गया है। जी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मीडिया में कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था यशवंत देशमुख को। तो हुँ। यशवंत देशमुख कह रहे थे कि साहब कि मोदी जी ने तो पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। पहले हमसे लोग पूछते थे कि भई कितनी आएँगे? 300 अब मोदी जी आएँगे, ने खुद ही बता दिया। 372 आएँगे। अब सब पूछ रहे हैं कि 370 आएँगे कि नहीं आएँगे? हाँ, वो अब वो पैरामीटर वहाँ पे फिक्स हो गया वो जाके कि वो 370 आएँगे कि नहीं। पैरामीटर सरकार तो जो है बनी नहीं है, बनी रही है, वो तो बात मुद्दा ही खत्म हो गया। तो ये जो है ऐसा अरे! एक साइकोलॉजिकल नहीं, गेम खेला है नरेंद्र हाँ, मोदी ने कि जो भी लोग थे जो जिसको बोलते हैं ना फ्लोटिंग वोट, हाँ। जो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं, वो सब हुँ। डिसाइड हो गए। उन्होंने कहा हाँ, ये सरकार तो डिसाइ यही आ रही है, इसलिए हम डिसाइड हो यही गए और जाएँगे, जो जो अनडिसाइडेड थे, जो वही तय नहीं कर पा रहे, तो उन्हें भी क्लियर कर दिया कि भैया वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आपको याद होगा कि अंतिम समय में जब पहले बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करता था, जो आखिरी के चरण में मतदान हुआ करता था, जिस बूथ पे जिसका पलड़ा भारी होता था, वो सब ठप्पे लगवा दिया करते थे। 200-400 वोट ऐसे डल जाया करते थे कि भैया इसका है, वो फिर भाग जाते थे दूसरी पार्टी के एजेंट वगैरह। तो वो क्लियर हो जाता था कि किस इवन ये बताते हैं कि आप तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें रहे, तो हमारे पिताजी की ड्यूटी लगती थी चुनाव में, वो बताते थे कि साहब वो जो शाम को प्रिजाइडिंग अफसर से पूछ लेता है डीएम, हाँ भाई तुम्हारे बूथ पे क्या हुआ, कि जी ये कहानी था एक तरफा, वहां तो ये चल रहा था, वहां नल चल रहा था, वहां हल चल रहा था, वहां फलाना चल रहा था। तो वो सब आइडिया हो जाता है। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो जाता था। जी। तो अब जो 370 के लिए जो आवश्यक है, वो ये है कि बंगाल में कम से कम 25 सीटें लावे हाँ, लेकिन संजय जी और 30-32 तक कह रहे हैं लोग, 30-32 तक आ सकती है। ये यहाँ कुछ तक कह रहे लोग हैं जो लोग। हैं वो हुँ। अच्छा ये भी आवश्यक है कि भई कुछ आंध्र प्रदेश में भी कुछ हो, आंध्र प्रदेश का अभी तक गठबंधन ही नहीं फाइनल हो रहा। आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी के साथ गठबंधन इन्हें मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए। वहाँ तो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बिल्कुल चल रहा है माहौल, और बिल्कुल चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जगन मोहन रेड्डी का बिल्कुल क्लीन सफाया होने जा रहा है इस बार। रिपोर्ट्स तो यही है वहाँ की, आंध्र प्रदेश की तो। अब उसमें अगर फ़ायदा उठाने की मौका है तो बीजेपी को टीडीपी के पाले में होना चाहिए। कम से कम एनडीए के तो 400 पार हो ही जाएँगे। अगर वो टीडीपी को और इनको ले लेते हैं, पवन कल्याण वगैरह को साथ में अपने। लेकिन इसमें 370 वाले में संजय जी महाराष्ट्र की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। हुँ। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे किसे टिकट देंगे और कौन-कौन सी सीट ये उन्हें दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महाराष्ट्र और बिहार का जो महाराष्ट्र को सीट लेके शेयरिंग तगड़ा है, बड़ा झगड़ा चल रहा महत्वपूर्ण है। है तगड़ा झगड़ा चल हुँ। रहा है वहाँ पे और अमित शाह आज महाराष्ट्र में हैं। हाँ, आज गए हुए अमित शाह महाराष्ट्र में। वो तो डिसाइड करना है ना, और इसी तरीके से यहाँ बिहार में चिराग पासवान का बताया जाता है नाराज है, वो मीटिंग में भी नहीं आया मोदी जी की। वो भी एक सीट ज़्यादा माँग रहा है। अभी तो यही चल रहा है ना, यहाँ भी हाँ। उत्तर प्रदेश में भी यही झगड़ा चल रहा है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश 370 वाला जो मामला है ना, वो केवल महाराष्ट्र और बिहार और थोड़ा-सा पंजाब, इन 2-3 स्टेट्स पे ही डिपेंड करेगा। बाकी तो एलाइज़ वगैरह के साथ मिलके इनका काम हो ही जा रहा है। यूपी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यूपी में तो क्लीन हो गया है मामला। यूपी में तो परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा इस बार, एनडीए का। यूपी में तो पहले ही 50 क्रॉस था लोकसभा में। हाँ, और बढ़ेगा, 55 के आसपास पहुंच जाएगा, हो सकता है क्रॉस कर जाए। आरएलडी, राजभर, दारा सिंह चौहान, सब इन लोगों के आने से इतना तो फायदा होगा ही कि 2-2, 4-4 परसेंट वोट परसेंट तो सब जगह बढ़ ही जाएंगे। एक चीज़ ये देखी कि उत्तर प्रदेश में खास तौर हम्म। से कि उत्तर प्रदेश के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उसमें से एक जो पोल आया, ख़्याल से इंडिया टीवी वाला था वो, वो 78 सीटों वाला। उसने 78 सीट्स दे दी, आज़मगढ़, हाँ, मैनपुरी तो को छोड़ के। नहीं तो सही दे रहा है वो। उसने दो ही सीटें छोड़ी ना, मैनपुरी और आजमगढ़। हाँ, 2 ही सीटें छोड़ी हैं उसने। हाँ, तो वो लगभग सही दे रहा है, वो ठीक दे रहा है। एक सीट जो उनकी पक्की होती थी, वो संभल हुआ करती थी, तो वहाँ जो है वो अ, आपके बर्क साहब जो है, शफ़ीक़ुद्दीन वो हाँ, बर्क़ अल्लाह साहब तक जो को हैं प्यारे वो हो गए।
वो जहन्नुम नशीन हो गए। आप आपने तो ट्विटर पे लिखा था कि जहन्नुम नशीन हो गए। तो वो अब सुनने में जहन्नुम आ रहा है कि नशीन हो गए। उनका पोता एमएलए है, शायद उसे टिकट देंगे ये सपा वाले। पोता एमएलए है वहां से, कुंदरकी से। उसे बता रहे कि उसे टिकट देंगे। हाँ, लेकिन वो बर्ख साहब वाला जो है ना, वो कैफियत और किसी में है नहीं। वहाँ भी जो है वो बहुत सारे जो दूसरे जो मुस्लिम नहीं कंटेंडर्स हैं, वहाँ एक नहीं नहीं, आप पठान संजय जी शेख की देखिएगा, बड़ी आप बड़ी कम्युनिटी है। ये लोग ये कहते थे कि मुरादाबाद सीट बीजेपी नहीं जीत सकती। मुरादाबाद सीट भी बीजेपी ने जीती थी एक बार, और उसके बाद तो वहां से नेपाल सिंह वगैरह रहे थे। और आप अभी आप ये देखिएगा कि मायावती मुरादाबाद, संभल, जहां जहां पर भी इनके मुस्लिम कैंडिडेट आएंगे ना, वहां मुस्लिम को ही टिकट देगी। तो इसलिए जो है सी वोटर वाले कह रहे हैं कि वो मामला केवल 2 ही सीटों का बचेगा बस, जहां यादव ज्यादा हैं, उसमें मैनपुरी में और उसमें आजमगढ़ में। आपने पता नहीं स्टडी की कि नहीं की, हम लोग तो चूंकि वो इलेक्शन एनालिसिस भी करते हैं, तो हमने तो इसकी स्टडी की थी और ये पाया था कि यादवों ने इनको 2014 और 2019 दोनों में, जहां यादव कैंडिडेट नहीं था वहां वोट नहीं दिए। वो तो मायावती ने कह दिया था पिछले चुनाव में कि इनका यादव वोट हमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, हमने तो दिए हैं। वो तो मायावती ने खुलेआम कह दिया था, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मायावती ने तो, कि हम आगे भविष्य में सपा से समझौता नहीं करेंगे क्योंकि इनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, वोट ट्रांसफर करने की इनकी कैपेसिटी भी नहीं है। वो कैपेसिटी भी मायावती में ही है और किसी में नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरा, इस समय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में है, उनकी यात्रा कैसी चल रही है? बस ऐसी चल रही है। मुझे तो आपने बताया तो मुझे आज ध्यान आया कि उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में है। मैं तो उसे फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पहुंच गई यात्रा। अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो रवीश कुमार ने भी वीडियो जो है वो पवन सिंह और उस पे बनाया है, उस पे वो प्रताप जो जिसका वो वीडियो वायरल हुआ, उदय प्रताप, उस पे बनाया है रवीश कुमार ने भी। उसने भी राहुल गांधी को फॉलो करना बंद कर दिया। यात्रा वात्रा सब खत्म होगी। फिर भी वो यात्रा में लगे हुए हैं श्रीमान जी। हाँ, वो लगे रहेंगे। लेकिन अब संजय जी एक मजेदार बात है, दिल्ली के मीडिया सर्कल में मैंने आपकी नोटिस में भी डाली थी बात। अब जो ये तमाम जितने लेफ्ट लिबरल वाले हैं, अब इनमें एक दूसरे में खींचतान शुरू हो गई है। अजीत अंजुम ने सत्य हिंदी में तोड़ फोड़ कर दी है। वो नीलू व्यास आती थी, उन्हें तोड़ लिया है उस अजीत अंजुम ने वहां से। अब वो अजीत अंजुम के लिए इंटरव्यू लेने लगी है सतपाल मलिक, सुब्रमण्यम स्वामी और इन लोगों के। तो अब इनमें आपस में खलबली शुरू हो गई है। ये तो गलत बात है साहब, आपस में ही इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन मैं बस ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे पत्रकारों में जो है वो खरीद फरोख्त चल रही है या कैसे हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है क्या, यहाँ भी हुआ कैसे ये सेटलमेंट, ये समझ में नहीं आया। बताइए। और हमारे सत्य हिंदी वाले कह रहे हैं कि मोदी ने बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। किस बात के लिए? मोदी का परिवार कैंपेन चालू करके। अरे, ये तो बेकार की बात कर रहे हैं। ये तो उल्टा ही सोचते हैं। फिर ये बाद में यूं कहेंगे कि शीतल जी मुझे ये बताइए कि हमने भी फील्ड में रहे, हमें ये करंट क्यों नहीं दिखाई दिया कि मोदी जी 370 पार हो गए। फिर ये यूं कहेंगे बाद में। अब ये उल्टी बात सोच रहे हैं कि वो मोदी जी ने ये कर लिया, वो कर लिया। और ये भूल गए हैं कि इससे पहले 2014 में चाय वाला भी चला था और उससे फिर चौकीदार चोरे चला था। ये भूल गए और सीटें बढ़ती चली गई मोदी जी की। तो ये तो वो है ना, इनकी तो स्थिति कबूतर वाली है कि मैं अगर आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी। ये तो उस तरह से आंख मूंद के बैठ जाते हैं। उल्टा ही कर कहानी है इन लोगों की तो। हाँ, तो आज बहुत दिनों बाद रवीश
ने बंगाल पे वीडियो बनाया है, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि रवीश ने संदेश खाली पे वीडियो बनाया है, तो ऐसा नहीं है। रवीश ने वीडियो अभिजीत गंगोपाध्याय पे बनाया। हाँ, वो मुझे लग ही रहा था कि रवीश का आने वाला है उस पे, क्योंकि कल जो है टेलीग्राफ ने फ्रंट पेज पे स्टोरी छाप दी थी गंगोपाध्याय पे, क्या कहानी चल रही है उनकी। और वो तो रवीश ने पढ़ ली होगी वो कल कहानी, क्योंकि वो लोग तो टेलीग्राफ पढ़ के ही खबरें बनाते हैं, ये सब लोग तो जितने भी वामपंथी हैं। तो मुझे लग ही रहा था कि वो बनाने वाला है रवीश कुमार, वो उसी पे ही बनाएगा, संदेश खली पे नहीं बनाएगा। वो उसकी हिम्मत ही नहीं है संदेश खली पे बनाने वाली। लेकिन संजय जी, ये नहीं पता लगा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में इस बार क्या कहा। बस सुनने में आया कि वहां पे ये पैसे भाई मैं भी ढूंढ पैसे रहा हूँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कहीं से हाँ, कुछ नहीं मिल पा रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो फिर डाउट है इस बार ये कैम्ब्रिज नहीं गया, ना तो वहां के फोटो आए सोशल मीडिया पे, वरना वीडियो तो आया नहीं कोई। हाँ, कोई कोई वीडियो नहीं आया, वरना वो जो बालों वाला पित्रोदा है वो बैठ जाता था बगल में, वो वीडियो आती थी। तो इस बार एक तो कोई फोटो जरूर वीडियो नहीं दिखाया आई। उन्होंने, फोटो जरूर दिखाया। फोटो मुझे नजर में नहीं पड़ा, क्या फोटो दिखाया, हाँ, कहाँ वो स्टेज पे जो खड़ा हुआ वो फोटो है। हाँ, बस वो स्टेज पे खड़ा हुआ जो लेकिन उसमें तो फोटो है। ये पता लगा है कि उसमें जो है कोई भी भाषण दे आओ, उसमें पैसे दे के बुकिंग होती है, वहां कोई भी चला जाओ। हाँ, ये तो उन्होंने जीसस कॉलेज ने क्लियर कर दिया। हम्म, तो इसलिए जो है हम बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से उसका कोई वीडियो आ जाए, तो हमें राहुल गांधी के एक जो महान दार्शनिक हैं, तो उनके दर्शन के बारे में और भी कुछ पता चले। वैसे थोड़ा बहुत दर्शन उनका हमें दिख गया। और एक बात बताएं आपको, जो पूरा का पूरा आपका मित्र लिबरल मीडिया है, हम्म, पंचमक्कार मीडिया कहना चाहिए उसे, तो हम्म। वो बिहार की रैली को लेकर बड़ा उत्साहित है। बिहार की रैली को लेके तो बस वो इसलिए उत्साहित है कि वहां उन्हें भीड़ भाड़ ज्यादा नजर आ गई होगी। वो तो वैसे भीड़ भाड़ तो वो केवल लालू और तेजस्वी की थी, या फिर थोड़े से वामपंथी थे वहां पे, बाकी और क्या है वहां। पता नहीं क्यों उत्साहित है ये लोग, क्या नजर आ गया इन्हें उसमें से। मुझे तो लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा बवाल हो गया है। देखिए, अब आप भी जो है ना जाति करते हैं। वो राहुल गांधी जिसके लिए 200 की भीड़ नहीं जुटती, उसको इतनी सारी दिखाई पड़ जाए, तो उसका जो चाटुकार मीडिया है वो क्या कहेगा बताइए। लेकिन आपको मैं ये बात माननी पड़ेगी संजय जी 2-4 लाख कि की भीड़ तो कभी भी MY समीकरण जुटा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, राहुल, एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये विपक्ष की रैली थी, लेकिन ये पहला मौका है कि राहुल गांधी का कोई भी स्टेटमेंट इसमें हाईलाइट नहीं हुआ। वो लालू ने जो है वो सब वही उसी पे फोकस हो गया, सब जो लालू ने बोल दिया, मीडिया ने उसे ले लिया हाथों हाथ। राहुल गांधी का तो पता भी नहीं लोगों को क्या बोल रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया, उसमें पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं लोग, उसने कह दिया कि अब की बार जो है 40 की 40 सीटें बिहार की और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, वो इंडिया अलायंस को मिलने वाली हैं। ये मुझे साफ तो बन नजर गई आ रहा है, सरकार। ये मुझे साफ सरकार नजर बन आ गई। रहा है, यूं कहता है अब तो वो। झगड़ा शुरू करें, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इनमें से। हाँ, बिल्कुल। और अखिलेश यादव तो इसलिए बता रहे हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो लड़ेगा, अभी आप पर्चा भर भूल रहा गए, है। शायद एक चीज भूल गए आप। हम्म, याद दिला दूं आपको। अखिलेश यादव जो थे वो विधानसभा में भी 403 में से 400 सीटें जीत रहे थे, तो लोगों ने पूछा था हाँ 3 क्यों छोड़ दी। हाँ हाँ, कहा था उन्होंने। तो अब 80 की 80 जीत रहे हैं, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। हम्म, तो इसी तरह की बातें करने के लिए जाने जाते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी और मुलायम सिंह में बहुत अंतर है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ मुलायम को संजय जी। लेकर जी उनका जो वोट बैंक था, वो मरने मारने को तैयार रहता था। जी, सही कह रहे हैं आप। अखिलेश जो है ऐसी कोई प्रेरणा अपने वोट बैंक को नहीं दे पाते हैं। तेजस्वी वो दे लेता है। हाँ, तेजस्वी का जो वोट बैंक है वो तेजस्वी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी में फिर थोड़ा करंट है। अखिलेश में अखिलेश तो कोई अखिलेश का करंट ही तो नहीं है। कनेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी अपने नेताओं से बिल्कुल कोई कनेक्ट नहीं है। और अब देखिए ना, जयंत ने कितना बढ़िया काम किया, ये बड़ी तारीफ की बात है जयंत की। उसने जो 3 टिकट कल डिक्लेयर किए हैं अपने, बहुत बढ़िया उसने टिकट डिक्लेयर किए हैं। उसने पहली बार अपने कैडर पे फोकस किया कि सेकंड लाइन पार्टी में होनी चाहिए। उसने अपनी सीट नहीं लड़ी,
अपनी सीट पे जिसे बागपत पे जो टिकट दिया है, राजकुमार सांगवान, बिल्कुल फक्कड़ नेता है इनका, स्टूडेंट लीडर रहा कभी मेरठ का, उसको टिकट दे, इससे कभी कंसीडर ही नहीं किया गया टिकट के लिए। पिछली बार उसे सिवाल खास से दे रहे थे, जहां गुलाम मोहम्मद को दिलवा दिया था सपा वालों ने, अखिलेश ने जबरदस्ती, उसको टिकट दे दिया। और बिजनौर से मलूक नागर नोटों की गड्डी लिए हुए घूम रहा था हाथों में कि मुझे दे दो, जो बसपा वाला है वहां पे, उसे पता था कि आरएलडी के कोटे में जा रही है ये सीट, लेकिन जयंत ने कह दिया कि नहीं भाई, मैं तो अपने काडर को ही दूंगा। और वो जो मीरापुर वाला विधायक है, मुजफ्फरनगर जिले की 2 सीटें बिजनौर में लगती हैं, पुरकाजी और मीरापुर। तो मीरापुर का जो विधायक था चंदन चौहान, उसको टिकट दे दिया बिजनौर से। उसके फादर भी 2009 में संजय चौहान वहां से एमपी रहे। तो ये जयंत ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। ये चंदन चौहान क्या राजपूत है क्या? नहीं, ये गुर्जर है। अच्छा। हाँ, ये जो है, इसके पिता संजय चौहान थे। 2009 में जब बीजेपी और आरएलटी का पैक्ट था, जब 5 इनके एमपी जीत के आए थे, तो संजय चौहान यहाँ से एमपी बने थे। और संजय चौहान जी के फादर जो थे नारायण सिंह, डिप्टी सीएम रहे थे कभी चौधरी चरण सिंह के समय में, यूपी के 70s में। वो चौधरी चरण सिंह के करीबी रहते थे नारायण सिंह। तो पॉलिटिकल फैमिली है ये। हाँ, तो ये तो काफी मैच्योर। तीसरा क्या, तीसरी तो उनको एमएलसी सीट दे रहे हैं। तीसरा जो एमएलसी है, उसमें उन्होंने वो योगेश चौधरी को दे दिया। आपको याद होगा कि वो मथुरा की जो मांड सीट है 2022 में, उसमें जो है वो संजय लाठर को तो दे दिया था उसने, अखिलेश ने टिकट, और इधर से जयंत ने कर दिया था इसका। तो उसपे दोनों के कैंडिडेट हो गए थे, दोनों ने फार्म भी जमा करा दिए थे अपने। तो फिर योगेश चौधरी से जयंत ने वो पर्चा वापस लिवाया था वहां से, मथुरा की सीट से। तो योगेश चौधरी भी इनका बड़ा मतलब कहना चाहिए बिल्कुल वफादार था जयंत का। उससे पहले वाला चुनाव केवल 400 वोट से ही हारा था योगेश चौधरी। बढ़िया चुनाव लड़ता है, जाट है वहां से, मथुरा से, तो उसे दे दिया। और आज जो यूपी की कैबिनेट में जो विस्तार हो रहा है, उसमें वो पुरकाजी सीट से जो रिजर्व सीट है, वहां से अनिल कुमार है इसका एमएलए, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनवा दिया जयंत ने। तो जयंत ने ये 3-4 काम जो चीजें अभी की हैं, इसमें बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। अखिलेश यादव से तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई उसने। ऐसे नहीं है कि जया बच्चन को दे दिया, आलोक रंजन को दे दिया। बताइए। हाँ, आलोक रंजन और जया बच्चन उनके किस काम के हैं? बताइए आप। बल्कि उससे पूरा का पूरा काडर नाराज हो गया। आलोक रंजन तो फिर भी ठीक था, जया बच्चन क्या हेल्प कर रही है? आलोक जया रंजन तो बच्चन बताते 4 हैं बार कि रह चुकी इनकी, है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं उसके। पता नहीं क्या है। मुझे लगता है कि शायद जया बच्चन चंदा बढ़िया देती है पार्टी में। क्या लगता है आपको? और इसके कितना अलावा तो देती कोई वजह होगी? नहीं। 8-10 करोड़ चंदे के लिए तो इतना तो आपने अभी एग्जाम्पल दे दिया ना, कि मलूक नगर नोटों की गड्डी लेके घूम रहा था। लेकिन वो तो उसके पास घूम रहा था ना, जयंत के पास। अखिलेश यादव को लगता हाँ, होगा तो कि वो भाई कह रहे ये, हैं ना कि वो तो नहीं नोटों के चक्कर में आया। इनको भी हाँ, देखना जयंत चाहिए तो था नहीं कि आया। भाई, और इनको अच्छी तरह से ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप जो है वो केवल और केवल एमवाई के बेसिस पर जीत नहीं सकते। वो तो आपने देख लिया, मैक्सिमम जितना भी मुस्लिम एक तरफ वोट दे सकता था, वो उसने 2022 के चुनाव में देकर दिखला देख दिया लिया। कि उसके बाद भी आप कहीं नहीं हैं। हाँ, बस मुश्किल से 100 सीट पार हुई थी, ये 400 जीत रहे थे जो। हाँ, सपा की तो 111 ही थी, 9 हाँ। सीटें तो आरएलडी की थी। तो इसलिए तो इनको जो है ये समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता। समझ में आ गया होता तो फिर वो अलग ही नहीं होता ना, सिस्टम जो है वो मुलायम सिंह वाला ही सिस्टम हो जाता। मुलायम सिंह ने कम से कम एक बार जो है अपने दम पे सरकार तो बनाई थी। 2012 का चुनाव मुलायम सिंह अपने दम पे जीते थे, हाँ, हाँ, तो अखिलेश लेकिन यादव ने तो कोई चुनाव जीता ही नहीं है। बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, बस वहीं से गड़बड़ हो गई। अखिलेश यादव तो कोई चुनाव जीत ही नहीं पाया। डिंपल हार गई थी इनके चुनाव में, पहले वाले में। और ये तो लगातार हार ही रहे, जीत कहाँ रहे हैं? 17 हार गए, 22 हार गए, 19 हार गए। अखिलेश यादव तो लगातार हारते ही जा रहा है, बहुत और डाउन ही जा रहे हैं नीचे, कोई सुधार है नहीं। जैसे आपने बताया कि 2020 में भी मुसलमानों ने मैक्सिमम दे के देख लिया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो इस बार के मुसलमान जो है वो मायावती की तरफ चला जाए।
मायावती को मैं पहले भी कहा था, मायावती को अगर मुस्लिम मुसलमान टिकट को एक ज्यादा दे चीज दिए। पता है, उत्तर प्रदेश में उसको ये पता है कि भैया सरकार तो मोदी की ही बन रही है। ये हाँ, आप मुसलमानों के जो रिएक्शन वीडियोस जो लोग ले रहे हैं, उनके जो हाँ, हाँ, वीडियोस आ रहे हैं, उनमें स्पष्ट दिख रहा है कि मुसलमान को ये पता है कि सरकार मोदी की ही आ रही है, वो चाहे कुछ भी कर ले। तो अब वो जो है वो इस उधेड़-बुन में है कि भई हमारे मुद्दों को ठीक से कौन उठा सकता है। इस कसौटी पर अखिलेश यादव बिल्कुल ही खरे नहीं उतर रहे हैं उनके दिलो-दिमाग पर। क्यों? उसके 2 कारण मुख्य हैं और 2 कारण मुख्य जो हैं वो एक तो आज़म खान से रिलेटेड है हम्म, कि भई आज़म खान का जब किस्सा हुआ तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो जेल में ही सड़ता रहा बेचारा। आज़म खान से ये मिलने भी नहीं गए। हम्म, और दूसरा जो मुद्दा ये आ रहा है, वो दूसरा मुद्दा ये आ रहा है कि साहब कि ये जो अतीक जो मारा गया है, उसका भी दोष ये इसके ऊपर बढ़ते हैं कि इन्होंने ही भड़काया योगी को। हम्म, इन्होंने योगी को भड़काया, जिसके कारण योगी ने कहा कि मैं एक माफिया को जड़ से मिटा दूँगा और जड़ से मिटाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। इसलिए जो भी माफिया जिनको जो मुस्लिम वोटर है इनका, वो अपना बड़ा हितकारी समझता रहा है, अपना संरक्षक समझता रहा है, ऐसे लोग जो हैं वो सारे समाप्त हो गए। अतीक अहमद समाप्त हो गया, मुख्तार अंसारी, उसका भाई, उस जो भी दबदबा इनका हुआ करता था, जिसके कारण जो वो एक खनक थी इनकी, खनक थी, वो खनक और ठनक जाती रही। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं आप। ऊपर से योगी का एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरह से चला, उन्होंने किसी को उठने ही नहीं दिया, बिल्कुल एकदम ये भी कह दिया कि जो भी बदमाशी दिखाने की कोशिश करेगा या इनके साथ खड़ा होगा उसे भी खत्म कर देंगे, वन बाय वन। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।